training. Recording in progress. जी Every time I used to tell to our participants and faculty also कि we hope we will meet in our campus, and really we hope and we are waiting, eagerly waiting our participants that they should be there in our campus, even our faculty also, because I think KB Rai sir, so far you are only online introduction is there. जी Uh, yes, sir. No, sir, no, sir. In classroom also we have invited you. यस सर Yes, sir. So, warm welcome once again, sir. KB Roy, sir, he is ex-deputy director, administrative reforms, Delhi government, and he is very experienced faculty amongst our faculty panel list. Today we have invited him for the lecture, and the topic is role and responsibility of APIO, PIO, Appellate Authority, CIO, and dealing hand. जी जी Sir, mic over to you, sir. And if any problem in PPT, Prabhat is there. ओके He will help, sir. थैंक Mic यू over to you. थैंक नमस्कार फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर के वी राय फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और मैं आरटीआई के ऊपर सन 2001 से काम कर रहा हूं जब ये दिल्ली के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। उस समय ये मेरे ही डिपार्टमेंट से मेरे ही डेस्क से स्टार्ट हुआ था। तो आरटीआई जो है एक ऐसा टूल है जिसने सिटीज़न को बहुत ही पावरफुल बना दिया है। दे कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट लाइक एन एमपी एंड एमएलए। जैसे वो प्रश्न सदन में पूछते हैं वैसे ही आज की डेट में वो हमसे ही पूछते हैं कि ऐसा कब होगा, कैसा हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे, कौन जिम्मेवार है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस प्रकार से आरटीआई ने सिटीजन्स को इतना पावरफुल राइट दे दिया है टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट एजेंसी एज ए मैटर ऑफ राइट। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है। कोई भी सरकारी तंत्र से एज ए फंडामेंटल राइट कोई भी सूचना मांग सकता है और ये सरकारी तंत्र को देखना है कि उसमें से क्या दिया जा सकता है और क्या नहीं दिया जा सकता। सो 2001 से पहले गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इन लोगों ने अपने अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट्स बनाए थे और अपने अपने स्टेट्स में सूचना देने का प्रावधान कर दिया था। इसके अच्छे परिणाम देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 2002 के अंदर एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन नाम का एक्ट बनाया, बट दैट वाज नॉट पावरफुल एनफ। तो सिविल सोसाइटी ने कहा वी वांट ए स्ट्रिंजेंट लॉ जिसके तहत हमें अगर सूचना ना मिले तो अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो सके और हमारे पास राइट टू अपील हो, राइट टू कंप्लेंट हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो 2005 में इस 2002 के एक्ट को रिपील करके एक नया एक्ट दे दिया गया जिसको कहते हैं हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इस एक्ट के माध्यम से 30-31 क्लासों में सिटीजन को इतना पावरफुल बना दिया गया है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी सरकारी तंत्र से मांगते हैं, राइट फ्रॉम पंचायत टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एवरीथिंग स्टैंड्स कवर्ड, इंक्लूडिंग आवर जुडिशरी, इंक्लूडिंग आवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। सो आज की डेट में हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जुडिशरी से भी सूचना मांग सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आप लोग एज ए सिटीज़न भी मांग सकते हैं और एज एन एम्प्लॉय भी अगर चाहें तो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सूचना मांग सकते हैं, बिकॉज यू आर फर्स्ट ए सिटीजन ऑफ इंडिया देन एन एम्प्लॉय ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अधिकार हमें इसलिए दिया गया क्योंकि जब भी कोई भी सिटीज़न किसी भी दफ्तर में जाता है और अपने ही केस के बारे में जानना चाहता है तो उसको सूचना मिलने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके बाद ये सोचा गया कि एज ए मैटर ऑफ राइट क्यों ना इसको दे दिया जाए ताकि सूचना जो भी मांगे उसको एक टाइम बद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से सूचना देने का प्रावधान किया जाए। तो इस 2005 के एक्ट में यही प्रावधान है कि कोई भी सिटीज़न एज ए मैटर ऑफ राइट किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, पब्लिक अथॉरिटी हम कहते हैं जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, कोई भी गवर्नमेंट का तंत्र है उसमें आरटीआई लगाकर वो सूचना मांग सकता है।
सूचना मांगने के बाद एक समयबद्ध तरीके से हमें उत्तर देना पड़ता है, और यदि हम सूचना नहीं दे पाते तो कम से कम उसको उत्तर तो देंगे कि आपको सूचना नहीं दे पा रहे, उसका कारण क्या है, और उसको एक अपील का भी मौका दिया जाएगा कि भाई मेरा ये उत्तर है, अब आप चाहें तो आप इसके बारे में अपील कर सकते हैं फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को, सेकंड एपेलेट अथॉरिटी को, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे प्रावधान हमारे 2005 के आरटीआई एक्ट के अंतर्गत किए गए हैं। कंप्लेंट भी हम डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आरटीआई एक्ट जो है बहुत ही पावरफुल टूल है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर दफ्तर के अंदर सबसे पहला काम यही हुआ कि जितने भी सूचना है, मैक्सिमम सूचना को आप अपनी अपनी वेबसाइट पर डालिए ताकि हर चीज़ के लिए आरटीआई ना लगानी पड़े। इससे क्या होगा कि जितनी सूचना उनको उपलब्ध होगी वेबसाइट पे, वो आरटीआई उतने ही कम लगाएंगे। तो पहला प्रावधान सेक्शन 4 के अंतर्गत यही किया गया। और दूसरा प्रावधान ये किया गया कि हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको सिस्टमेटिकली कैटलॉग, इंडेक्स एंड कंप्यूटराइज किया जाए, क्योंकि सूचना हमें ढूंढनी हो तो हमारे यहाँ इतना रिकॉर्ड है कि सूचना तो उपलब्ध होगी, परंतु कहाँ है, कब मिलेगी, इसका ज्ञान नहीं है। सो मिसमैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू रेस्पॉन्ड टू आरटीआई रिक्वेस्ट। तो इसी एक्ट के अंदर आरटीआई में सेक्शन 4 के द्वारा ही ये प्रावधान कर दिया गया कि सबसे पहले जो है 6-8 महीने के अंदर आप सारे रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करें, उसके बाद इंडेक्सिंग करें और सारे रिकॉर्ड को एक जगह लाने के लिए इंटरनेट के माध्यम से अपने अपने ऑफिसेस को जोड़ लें। तो इस प्रकार से ये जो 2 प्रावधान थे, इसका मेन मकसद ये था कि एक तो हम आरटीआई के बारे में जो रेस्पॉन्स देना है वो देने में सक्षम हो जाएं, और सिटीज़न को दूसरा जो है इंफॉर्मेशन जो है उसके रिकॉर्ड उसको वेबसाइट के माध्यम से ही मिल जाए ताकि उसको आरटीआई लगाने की आवश्यकता ही ना पड़े या कम पड़े। तो इस प्रकार से हमारे आरटीआई एक्ट के अंदर सबसे पहला तो रिफॉर्म्स करने का प्रावधान किया गया। अब बात आती है कि सूचना मांग कौन सकता है। हमारे आरटीआई एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से एज ए मैटर ऑफ राइट सूचना मांग सकता है। दैट मीन्स ओनली इंडियन सिटीजन कैन सीक इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। पीछे एक मैं कहीं लेक्चर देने गया तो एक अफगान नेशनल था, वो कह रहा था कि मैंने सूचना मांगी और मुझे ये उत्तर मिला कि आपकी सूचना जो है नहीं दी क्या नाम है, उपलब्ध नहीं है। मैं कहा आपको तो उत्तर ही नहीं मिलना चाहिए था, बिकॉज यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आपकी तो आउट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जानी चाहिए थी, परंतु लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम लोग जो हैं कई दफ़ा गफलत कर जाते हैं, एंड वी हैव गिवन हिम द चांस टू फाइल फर्स्ट अपील, सेकंड अपील अननेसेसरीली। इसलिए पहली बात जो ध्यान में रखने की है, ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू सीक इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट। तो इस प्रकार से पहले तो ये देखें कि जो सूचना मांग रहा है वो देश का नागरिक है या नहीं है, परंतु इसके लिए उसको ये नहीं कहेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिया, ये लिया, वो लिया। उसके लिए सीआईसी ने बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है कि यदि आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो 130 करोड़ जनता को क्या पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद ही आरटीआई लागू करेंगे? दैट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल। तो इस प्रकार से हमें इंश्योर करना है कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, और उसके बाद उसको सूचना देने के लिए हमें तैयार करना है। अब सूचना देने के बारे में इसी आरटीआई एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया कि हर पब्लिक अथॉरिटी के अंदर कम से कम 3 किस्म के अधिकारी होंगे। पहला अधिकारी होगा असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, दूसरा होगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और तीसरा होगा फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत ये कंपलसरी है कि हर पब्लिक अथॉरिटी इन 3 किस्म के अधिकारियों की नियुक्ति करे ताकि आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन तभी सुचारू रूप से हो पाएगा। जो हमारा असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, एक्चुअली में इसको आरटीआई एक्ट ने बना दिया है डाक रिसीट बाबू, क्योंकि इसका मेन मकसद है, मेन काम है
कि जनता से किसी भी डिपार्टमेंट की आरटीआई हो उसको रिसीव करना और कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन को 5 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके दफ्तर में आता हूँ और कहता हूँ जी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लेटर है, कृपया ये आरटीआई आप मेरे से ले लें और वहाँ भेजें। दैट इज़ अवर ड्यूटी। वी कैन नॉट से कि हमारा डिपार्टमेंट जो है होम मिनिस्ट्री नहीं है इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाए हैं ताकि जनता को नियर टू देयर डोर स्टेप्स आरटीआई लगाने का प्रबंध किया जा सके, उसको कहीं इधर उधर भाग दौड़ ना करनी पड़े। नंबर 2, उसको गाइडेंस मिल सके कि आरटीआई क्या है, कैसे लगनी है, कहाँ लगाई जा सकती है, कितनी फ़ीस है, कितने दिन में उत्तर दिया जाएगा, उसको बताने के लिए कहीं तो प्रबंध हो। तो इस प्रकार से असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का बेसिक रोल जो डिफाइंड है सेक्शन 5 के अंदर वो यही है कि हर दफ्तर की आरटीआई और अपील्स वो एक्सेप्ट करेगा और 5 दिन के अंदर अंदर उनको एक्सेप्ट करने के बाद कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी को वो स्वयं ट्रांसफ़र करेगा और उसके बाद उसकी इंटीमेशन जो है वो उस एप्लीकेंट को भी देगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है या अपील है मैंने फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन को भेज दी है और आगे आप उन्हीं से संपर्क करें। So the basic requirement of assistant public information officer is to receive all the requests and guide the applicant. अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको भी 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दंड पड़ सकता है। हमारे दिल्ली गवर्नमेंट में एक केस हुआ था जिसके अंतर्गत किसी महिला ने आरटीआई लगाने का प्रयास किया परंतु किसी ने आरटीआई उसकी ली नहीं और उसके बाद जब उसने कंप्लेंट की सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में तो उन्होंने अपने इंक्वायरी ऑफिसर को भेजा उस लेडी के साथ कि जाओ देखो कौन आदमी है, कौन रिफ्यूज़ कर रहा है। एंड अल्टीमेटली ए नंबर ऑफ ऑफिसर्स वर पेनलाइज्ड और उनको दंड देना पड़ा। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि भले ही हम लोग असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी नहीं है परंतु फिर भी सेक्शन 5(5) के अंतर्गत वी आर डीम्ड पीआईओ, चाहे हम बाबू हैं, चाहे हम चपरासी हैं, चाहे हम एमडी हैं, जो भी आरटीआई की रिक्वेस्ट को कहीं भी किसी भी स्टेज पर किसी भी रूप में हैंडल करेगा ही विल बी कंसिडर्ड टू बी डीम्ड पीआईओ। सो इसलिए इस खुशफहमी में या गलतफहमी में मत रहना मेरे को कौन सा दंड पड़ना है। जब दंड की बात आती है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन देखता है कि किसकी गफलत से सूचना नहीं मिल पाई, सूचना डिले कहाँ हुई और यदि वो पीआईओ है या नहीं है उसको दंड डाला जाता है। ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पर नॉन पीआईओज़ को हज़ारों रुपए का दंड पड़ा है। तो नॉन पीआईओज़ डीलिंग हैंड जो हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें, दे कैन आल्सो बी पेनलाइज्ड अंडर द एक्ट। यदि उनके ऊपर डिफॉल्ट कोई होगा तो उनके कारण से डिले हुआ है तो दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, दैट इज़ द लॉ। और अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जिसमें ये कहा गया है कि दंड डालना आवश्यक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने उसमें कह दिया कोई बात नहीं, डिले हुआ, आगे से वार्निंग दे दी कि आगे से आप जो ऐसा डिले ना करना। बट द पर्सन पार्टी वेंट इन टू हाई कोर्ट, उन्होंने कहा नहीं, हमारे आरटीआई एक्ट के अंतर्गत दंड आवश्यक है। सो दंड इज़ ए मस्ट। यदि आपसे डिले हो जाता है तो आपको दंड पड़ सकता है और पड़ेगा। आज की लेटेस्ट रूलिंग जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की वो यही कहती है कि दंड इज़ ए मस्ट। सो इस प्रकार से वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द हैंडलिंग ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट एंड अपील। बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है अलग से, परंतु आरटीआई को सुप्रीम प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यदि आपके पास कोई कोर्ट केस भी आ जाता है तो वहाँ हमें डेट मिल जाती है, परंतु आरटीआई में कोई प्रावधान नहीं है डेट देने का और इसका जो समय सीमा बंदी हुई हैं
उसके अंतर्गत हमें रेस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। नाउ कमिंग टू डीलिंग हैंड का ये मकसद है कि वो तुरंत फाइल बनाकर कंसर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसको कि एक निर्णय लेना है उसके सामने कागजात तुरंत पेश करे। उसका कारण ये है कि बहुत सारे रिक्वेस्ट में समय सीमा केवल 48 घंटे है। जैसे लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड केसेस हैं, वहाँ हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आज एप्लीकेशन आई है तो हमें 48 घंटे के अंदर अंदर उसको निपटाना है। पर यहाँ तो 48 घंटे में डाक भी दिखाई नहीं जाती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी प्रथाएं भी बनी हुई हैं। सुबह से शाम तक डाक जो है डाक बाबू की टेबल पे पड़ी रहती है और अफसर को दिखाई भी नहीं जाती। सो आरटीआई की रिक्वेस्ट आते ही डायरिस्ट महोदय को चाहिए कि वो तुरंत अधिकारी को बता दें, भैया ये आरटीआई आई है, इसको देख लो, कहीं 48 आवर का केस तो नहीं है, कहीं किसी और को तो ट्रांसफ़र नहीं होना, यदि ट्रांसफ़र होना तो वो 5 दिन के अंदर अंदर होना है। तो इसलिए हम समय सीमा से बंधे हुए हैं। डीलिंग हैंड हो, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, सबको जो है समय सीमा के अंदर अंदर काम करना है। इसलिए डीलिंग हैंड के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ही इज आल्सो डीम्ड पीआईओ। वो तुरंत उसको जो है अपने अधिकारियों को दिखाए कि इस पर क्या कार्रवाई करनी है, सर देख लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि उसमें दंड पड़े। मैं यहाँ एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ एक आईटीआई के अंदर कोई आरटीआई गलती से लग गई, उनसे वो रिलेट नहीं करती थी, वो आरटीआई रिलेट करती थी फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट को, और 29 दिन तक डीलिंग हैंड ने अपने पीआईओ को वो आरटीआई दिखाई ही नहीं। विद द रिजल्ट अब उनको 5 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र करना था और 24 दिन का डिले ऑलरेडी हो चुका है और 30 दिन के अंदर अंदर उत्तर जाना है। तो इस प्रकार से गफलत जो है हमें भारी पड़ जाती है। तो फिर उन्होंने क्या किया, तुरंत जाके फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती थी लेकर आईटीआई डिपार्टमेंट वालों ने स्वयं उसको सप्लाई किया ताकि दंड की प्रक्रिया से बच सके। तो इस प्रकार से ऐसी गफलत ना हो। लाइव एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ जिनके कारण हमें परेशानियाँ आ जाती हैं। So we must start processing the RTI request as soon as it is received. यदि ट्रांसफ़र होनी है, फुल्ली ट्रांसफ़र होनी है तो उसको ट्रांसफ़र कर दें, पार्टली ट्रांसफ़र होनी है तो पार्टली ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि आरटीआई में पार्टली ट्रांसफ़र का भी प्रावधान है। कई लोग जो हैं एक ही आरटीआई के अंदर 4-4, 5-5 दफ्तरों की सूचना मांग लेते हैं। विद द रिजल्ट आपने तो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट की ही सूचना देनी है, बाकी 3-4 डिपार्टमेंट की सूचना के लिए आप उनको आगाह करेंगे एंड दैट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड विद इन 5 days। अदरवाइज आपके ऊपर आ जाएगी कि आपने पार्ट ए बी का जवाब तो दे दिया, सी डी ई जो है वो आपने ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया। तो इस प्रकार से आरटीआई के हर पहलू को हमें देखना आवश्यक है, चाहे हम डीलिंग हैंड हैं, चाहे एपीआईओ हैं या पीआईओ हैं। तो आरटीआई जब भी आती है इसके ऊपर एक किस्म का माइंड फ्रेम जो है तुरंत बना लेना चाहिए, फ्रेम ऑफ माइंड, कि इस पे क्या कार्रवाई होनी है, कितने दिन में कार्रवाई होनी है, किसको कार्रवाई करनी है। यदि सूचना कहीं और से मंगानी है तो वहाँ भेज दी जाए, उनको कहा जाए कि आप इस सूचना को हमें दें। सो एवरी एक्शन प्लान जो है नीड्स टू बी चार्क्ड आउट देयर एंड देन, अदरवाइज वी कैन बी इन डोल्ड्रम और पेनल्टी के हम भागीदार बन जाएंगे। तो आरटीआई के अंदर जितने भी रिक्वेस्ट आएँ उनको तुरंत आप एग्ज़ामिन कर लें। बेशक डार्क स्टेज पर ही एक फ्रेम ऑफ वर्क बना लें कि मुझे कहाँ कहाँ से ये सूचना लेनी पड़ेगी और तुरंत उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर दें। एक्चुअली होता क्या है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसको ये एक्चुअली में हैंडल करना है, आरटीआई और रेस्पॉन्स करना है, उसके डेस्क पर सारी सूचना तो उपलब्ध होती ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द सूचना ही हैज़ टू कलेक्ट फ्रॉम वेरियस यूनिट्स, वेरियस सेक्शंस, तभी जाकर हमारी जो है उसका रिस्पांस बन सकता है। और वो सूचना आने के बाद ही हैज़ टू सी कि इसमें से क्या दिया जा सकता है और क्या नहीं दिया जा सकता। तो आरटीआई के अंतर्गत जो पीआईओ है उसको एक क्वासी जुडिशियल फंक्शन करना है।
द पिविटल ऑफिसर फॉर डिस्पोजल ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट इज द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसलिए उसके ऊपर जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। नंबर 1, समय सीमा के अंदर उत्तर दे। नंबर 2, क्या देना है क्या नहीं देना उसको डिसाइड करे। वो कहाँ से लेना है उससे मंगवाए, उसके बाद उसको एग्जामिन करे और देन प्रिपेयर ए ड्राफ्ट रिप्लाई। और उस ड्राफ्ट रिप्लाई में भी उसको अंत में ये लिखना आवश्यक है एज पर आरटीआई एक्ट कि यदि आप मेरे उत्तर से सहमत नहीं हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर फलां अधिकारी के पास आप फर्स्ट अपील में चले जाइए। यानी हम उसको स्वयं ही प्रेरित कर रहे हैं कि यदि मेरी शिकायत करनी है तो भैया फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास चला जा और 30 दिन के अंदर चला जा। उसका नाम पता भी हमें ही बताना है। तो इससे पावरफुल टूल और क्या होगा, विच इज़ टेलिंग द सिटीजन अबाउट द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। कैसे होना है, कितने दिन में होना है, क्या करना है, सब हम खुद ही गाइड करते हैं। तो इस प्रकार से पीआईओ का जो रोल है वो बहुत ही पिविटल है। ही हैज़ नॉट ओनली टू हैंडल द आरटीआई रिक्वेस्ट, और यदि आपको लगता है एज ए पीआईओ कि आपके पास जो सूचना है उसमें से कुछ दी जा सकती है, तुरंत कुछ देने में विलम्ब होगा, तो आप कम से कम उसको इंटरम रिप्लाई भेज दीजिए कि भाई ये सूचना आपको दे रहे हैं और बाकी सूचना हम एकत्र करके शीघ्र आपको देंगे। इससे जो है आप दंड की प्रक्रिया से बच पाएंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इन चीज़ों को वेटेज देता है कि जितनी उपलब्ध थी वो तो तुरंत दे दी, बाकी ढूंढने में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के कारण कुछ समय लग रहा है, इसलिए पीआईओ महोदय स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है और पीआईओ पे दंड लगने की संभावना कम हो जाती है। परंतु यदि हम उत्तर ही नहीं देंगे, भाई 3 प्रश्नों के उत्तर तो मिल गए, चौथे को ढूंढते रहो और उसको सारे को डिले कर देंगे, देन वी फॉल ए प्रे टू द पेनल्टी क्लास। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एक तो क्वासी जुडिशियल फंक्शन करने हैं और उसके अलावा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं, क्योंकि आरटीआई के अंदर हमें फ़ीस भी कलेक्ट करनी है, कैश में भी फ़ीस दी जा सकती है, उसका भी ब्यौरा रखना है, उस कैश का ऑडिट भी करवाना है, रेस्पॉन्स जो है समय पर चला जाए, आरटीआई रिक्वेस्ट समय पर प्राप्त हो जाएं, कोई डिले ना हो। कहीं पर फैसिलिटेशन इंफॉर्मेशन काउंटर बना रखे हैं तो उनको भी देखभाल करनी है। पब्लिक अंदर कैसे आएगी, आरटीआई के अधिकारियों कई जगह पे पास सिस्टम होता है, आरटीआई के अधिकारी के पास पहुंच ही नहीं सकते, तो क्या उसके कोई काउंटर्स जो हैं इंक्वायरी गेट के ऊपर ही बना दिए जाएं, इत्यादि इत्यादि। सो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो पीआईओ महोदय को परफॉर्म करने होते हैं। इसलिए सबसे मेन जो काम है हमारे आरटीआई के इम्प्लीमेंटेशन में, उसका दारोमदार है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की सक्सेस के ऊपर। इसीलिए किसी सीनियर अधिकारी को हम पीआईओ बनाते हैं। अब पीआईओ बनाने के बारे में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ एक एनटीपीसी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही पीआईओ बना रखा है, जनरल मैनेजर रैंक का। दैट मीन्स उनके चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट के बारे में आरटीआई लग जाए, रेस्पॉन्स वहीं से सेंट्रलाइज जाएगा और वहाँ ही आरटीआई जो है सारी की सारी हैंडल होती हैं। उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि सारी आरटीआई जो हैं प्रॉपरली मॉनिटर हो जाती हैं, उनका उत्तर एक साथ जाता है, एक सार जाता है। कोई ये नहीं कि एक आदमी उसका उत्तर दे रहा है दूसरा नहीं देता। ऐसा ही एक केस मैं बताता हूँ। दिल्ली पुलिस के अंदर हमारे पास 9 से 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो किसी ने आरटीआई लगाई, 5 ने उत्तर दे दिया और 6 ने उत्तर नहीं दिया। अब 6 के खिलाफ सीआईसी ने बुला लिया, भाई अगर 5 दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? इन्फॉर्मेशन इज़ द सेम। सो डिफरेंट आदमी डिफरेंट तरीके से अगर किसी आरटीआई रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे तो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसलिए भी ये भी सावधान रहने की ज़रूरत है कि हमारे पीआईओ महोदय जो हैं वो इतने एक्सपर्ट हों कि उसका जवाब जो है ढंग से दे सकें, कॉन्ट्राडिक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ना हो। इसीलिए एनटीपीसी ने कॉन्ट्राडिक्शंस को रोकने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पीआईओ बना दिया।
पर उससे उसका काम बढ़ जाता है एंड ही कैन नॉट अटेंड टू हिज डेली रूटीन वर्क। तो ये भी उसके लिए भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए दूसरा सल्यूशन ये है कि आप जो है सब्जेक्ट वाइज लोगों को पीआईओ बना दें ताकि कॉन्ट्राडिक्शंस उसमें मिनिमम आए। फॉर एग्जांपल अकाउंट से रिलेटेड है तो अकाउंट्स का अधिकारी बना दें, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों से रिलेटेड है तो एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी बना दें, आपके एयरपोर्ट्स के बारे में कोई उससे रिलेटेड है तो उसको हैंडल करने वाले अधिकारी को बना दें, ताकि एक दूसरे के साथ जो है उनका तालमेल बिठाने की ज़्यादा आवश्यकता पड़े और वो जो है अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना कर सके। सो तीसरा हमारे पास है कि जूरिसडिक्शनल बेस पे बना दें। जूरिसडिक्शनल बेस पे जैसे मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस में हमें प्रॉब्लम आई कि 5 ने तो जवाब दे दिया डिस्ट्रिक्ट ने, 6 ने नहीं दिया, तो जूरिसडिक्शन के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाता है। एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू जज इन हिज ओन वे एंड दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। 5 अधिकारी देने को तैयार हैं और 6 नहीं देने को तैयार, तो इसका बेसिक रीज़न क्या है? नेचुरल CIC पूछेगा एंड देन ही विल कॉल ऑल द 11 पर्सनस कि भैया आपका बताइए क्या है क्या नहीं, कैसे दिया आपने और आपने क्यों नहीं दिया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए नंबर 1 किसी सीनियर अधिकारी को PIO बनाएं, नंबर 2 उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अकाउंटेबिलिटी भी है, तो ही शुड बी एबल टू डिग आउट द इंफॉर्मेशन। ऐसा अधिकारी हो कि जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से या यूनिट से इंफॉर्मेशन लेने में सक्षम भी हो, और तीसरा वो उसको एग्ज़ामिन करने में सक्षम हो। हमारे यहाँ नॉर्मली ऑफिस के अंदर ये तो चल जाता है कि फ़ाइल बाबूजी ने पुटअप की और बाकियों ने उस घुग्गी मारी और आगे निकल गया, परंतु RTI के अंदर हमें सावधान रहना है। RTI में ये प्रथा नहीं चलती। वी हैव टू गिव ए क्वासी जुडिशियल डिसीजन ऑन ईच RTI। उसके हर पहलू को एग्जामिन करना है। A का जवाब दिया जा सकता है तो दे दो, B का नहीं दिया जा सकता तो क्यों नहीं दिया जा सकता, किस सेक्शन में रोका जा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन चीज़ों को भी PIO महोदय को एग्जामिन करके अपने उत्तर में समावेश करना है, उसमें इंक्लूड करना है, तभी RTI जो है कामयाब होगी। वरना फर्स्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, उसमें नंबर 1 आपका समय बर्बाद होगा, नंबर 2 दंड पड़ने का संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए क्वासी जुडिशियल फंक्शन होने के नाते डोंट डिपेंड अपॉन द विजडम ऑफ दी बाबूजी और सुबॉर्डिनेट्स। इसका निर्णय आप स्वयं लें, क्या देना है दे दीजिए, जो नहीं देना उसको रोकिए। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों अनुसार मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। द एक्ट इज़ देयर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉट विदहोल्ड। विदहोल्ड करने के लिए हमारे पास सेक्शन 8 और 9 में चंद प्रावधान हैं। सेक्शन 8 में केवल 10 प्रावधान हैं और 9 में कॉपीराइट का ही प्रावधान है। तो इसलिए 10-11 प्रावधान हैं जहां आप नहीं रोक सकते। अदरवाइज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द सिटीजन एज ए मैटर ऑफ राइट। तो इस प्रकार से PIO महोदय हैज़ टू बी ए वेरी active person. He must be well conversant with the working of the organization. He should be well conversant with the latest decisions of High Court, Central Information Commission and Supreme Court etc. तभी वो उसको निपटा पाएंगे। कई दफ़ा हमने देखा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहता है विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन कि मैंने आपके यहाँ पहले ही कह दिया कि इस इंफॉर्मेशन को दे दो, आपने क्यों नहीं दिया। कारण ये है कि एक PIO को जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन का डिसीजन आया तो उसने उसको सर्कुलेट ही नहीं किया। तो इस प्रकार से ये भी आवश्यक हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी PIOs हैं, यदि उनके पास किसी किस्म की जजमेंट आती है तो दे मस्ट शेयर इट विद अदर PIOs सो दैट अदर्स आर आल्सो कन्वर्सेंट विद इट एंड दे कैन इम्प्लीमेंट इट। वरना बार बार सेम जजमेंट के लिए आदमी वहाँ CIC में भागेगा तो नेचुरल है, उनका नाराज़गी जायज़ है कि आप लोग आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज़ ए मस्ट विद इन द PIOs। जितने भी हाई कोर्ट के डिसीजंस हों, इंफॉर्मेशन कमीशन के डिसीजंस हों, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हों, ये आपको सब CIC की वेबसाइट पे मिल जाएंगे।
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट को आप समय समय पर खंगालें और वहाँ से आपको लेटेस्ट हाई कोर्ट के डिसीजंस मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस मिलेंगे और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने जितने भी डिसीजंस लिए हैं उनकी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। यदि आपको सपोजिंग सेक्शन 8(1) के बारे में कोई डिसीजन चाहिए तो आप उनके सेक्शन 8(1) के जितने डिसीजन हैं उनको खंगाल लीजिए और देख लीजिए आपको कौन सा लागू होता है और कौन सा नहीं लागू होता। सो वन नीड्स टू टेक स्टेप्स एंड अपडेट हिज ओन नॉलेज। जब तक आप अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे पीआईओ महोदय सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इट इज़ नॉट ए रूटीन मैटर कि अर्नलीव है ऐसे देनी है, ऐसे सेंक्शन करनी है, कर दी, इंक्रीमेंट लगानी है, ऐसा होना है, बार बार होना है, यही प्रोसीजर है। परंतु यहाँ जो है आरटीआई की हर रिक्वेस्ट अपनी किस्म की है और हर रिक्वेस्ट में अपनी किस्म के डिसीजंस होते हैं। तो इस प्रकार से पीआईओ की जिम्मेवारी जो है हर अफसर से ज़्यादा है। ही इज़ द पिवटल ऑफिसर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और यदि एक से ज़्यादा कहीं पीआईओ हैं तो उनको आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए एक लिएजन अफसर भी बना लेना चाहिए ताकि सारा जो है जितने भी कोऑर्डिनेशन के वर्क हैं वो एक अधिकारी के पास आ जाएं और वहाँ पर कोई कॉन्ट्रडिक्शंस वगैरह ना हो पाएँ। इन चीज़ों को देखते हुए हमारे जो हैं इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन अधिकारी इनको ज़्यादा सचेत रहना है। नाउ कमिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, उनके पास फीस कलेक्ट करना कैश में ले जा सकती है, पोस्टल ऑर्डर में आ सकती है, बैंक ड्राफ्ट में आ सकती है। अब इनको इनकैश भी करवाना है, वरना इनकैश नहीं करवाओगे तो ऑर्डर ऑब्जेक्शन हो जाएगा। जो रिप्लाईज ट्रांसफ़र करने हैं उनको समय सीमा में होने चाहिए। उसके लिए आपके पास स्टेशनरी वगैरह जो है टाइम पर होनी चाहिए, आपके पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, आपके पास पोस्टेज स्टैम्प वगैरह होनी चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ कई दफ्तरों में देखा, हमने अधिकारियों को अधिकार तो दे दिए कि आप APIO हैं, PIO हैं, परंतु उनको हमने सुविधाएं नहीं दी। अब असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक है, वो किसी एकांत दफ्तर में बैठा हुआ है, उसके पास कोई RTA आ भी जाए तो ना तो उसके पास मैसेंजर है वो कहीं भेज सके उसको, ना उसके पास पोस्टल डाक के लिए भेजने के लिए पोस्टेज स्टैम्प्स हैं, ना उसके यहाँ लिफाफे अवेलेबल हैं, ना उसके यहाँ कंप्यूटर अवेलेबल है, ना उसके पास कोई और स्टेशनरी है, तो काम कैसे चलाएगा। ये मैंने एक MCD के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में देखा, हॉर्टिकल्चर के पास ऐसी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। विद द रिजल्ट ही कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द RTI रिक्वेस्ट, ही कुड नॉट ट्रांसफर द RTI रिक्वेस्ट इन टाइम। उसको हर चीज़ जो है अपने हाथ से काम करना पड़ता है, हर चिट्ठी हाथ से लिखनी पड़ती है। अब भेजे तो कहाँ भेजे, लिफाफा चाहिए तो वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें जिस अधिकारी को पावर्स दी गई हैं उसके पास फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी भी करना हमारा ही काम है, हेडक्वार्टर का ही काम है, तभी तो वो सक्सेसफुल हो पाएगा। वरना आपने मुझे APIO बना दिया और मैं किसी स्कूल में बैठा हुआ हूँ और वहाँ ये सुविधाएं नहीं है मेरे पास, तो कैसे भेजूँगा मैं होम मिनिस्ट्री में या वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में। या तो मैं पल्ले से खर्चूँ पोस्टल स्टैम्प वगैरह और उसके बाद वो ऑब्जेक्शन हो सकता है, जी आपने सर्विस मोड वाली स्टैम्प क्यों नहीं लगाई, ये क्यों नहीं लगाया, वो ऑब्जेक्शन करने वाले तो कई प्रकार के आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरी स्टेशनरी का प्रबंध करना चाहिए। APIO के पास भी पूरी फैसिलिटीज़ का प्रबंध किया जाए। हो सकता है डाक मैसेंजर हर जगह ना आवश्यक हो, परंतु पोस्टल डाक भेजने का प्रबंध तो होना चाहिए। आपके पास साइक्लोस्टाइल लेटर्स तो हों, आपके पास कंप्यूटर तो हो जिसके ऊपर आप लेटर टाइप करके या दूसरे टाइपराइटर पे आप लेटर टाइप करके भिजवा सकें। हाथ से कितने लेटर बना लेगा कोई, और उसमें लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम आता है, स्पेलिंग्स का भी प्रॉब्लम आता है। तो साइक्लोस्टाइल लेटर्स अगर फॉरवर्डिंग लेटर हों तो APIO का काम बड़ा आसान हो जाएगा, उसकी कॉपी भी भेजनी है वो भी भेज सकेगा। तो इन चीज़ों का भी एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हमें ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू टाइम फ्रेम, साधारणतः हमारे यहाँ ये प्रथा है कि कोई भी ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट आती है जो अर्जेंट नहीं है उसका जवाब हम 30 दिन के अंदर अंदर दे सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द RTI रिक्वेस्ट। परंतु
अर्लियर दे सकते हो तो अर्लियर भी दे दो, ये नहीं है कि 30वें दिन ही उत्तर देना है। अगर आपको अक्रॉस दी टेबल देने का प्रबंध हो सकता है तो दे दीजिए। यदि कोई आता है और वो कहता है जी मैंने आरटीआई लगानी, तो भैया क्या सूचना चाहिए वैसे ही ले लेना, आरटीआई क्यों लगाता है? ट्राई टू अकोमोडेट द सिटीजन्स इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग योर वर्क। तो आरटीआई जो है एक ऐसा प्रावधान है जिससे बचने के लिए वी हैव टू बी कोऑपरेटिव विद द सिटीजन। और सेक्शन 5 के अंदर ये भी प्रावधान है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सारी सुविधाएं एप्लीकेंट को प्रदान करेगा। उसके पास क्या रिकॉर्ड है, क्या ऐसे एप्लीकेशन लगानी है, क्या उसको दिया जा सकता है, क्या नहीं दिया जा सकता, इस सारे की गाइडेंस वो उसको प्रदान करे। सो दैट मीन्स वी मस्ट इंटरेक्ट विद दी एप्लीकेंट, और उसको बताएं भैया जो मांग रहे हो हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, उसको स्पष्ट बता दीजिए। आप वही लगाइए जो हम दे पाएंगे, जो हमारे पास उपलब्धि नहीं उसके लिए आरटीआई मत लगाइए, ताकि ना हमारा काम बढ़े ना आपका काम बढ़े। तो वी हैव टू इंटरेक्ट विद दी सिटीजन्स आल्सो। उनको टालने की कोशिश मत करिए, बल्कि उनके साथ कोऑपरेट करके उनको हैंडल करिए। बताइए हमारे पास ये उपलब्ध है, ये नहीं है, आप यही अप्लाई करिए, बाकी चीज़ हम नहीं दे पाएंगे। नाउ 30 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना है यदि अर्जेंसी उसके अंदर नहीं है। परंतु यदि वही लेटर जो है किसी अन्य साधन से आता है, जैसे मैंने कहा कि एपीआईओ के माध्यम से भी भेजी जा सकती है रिक्वेस्ट, अब किसी और एपीआई ने आपको ट्रांसफ़र किया तो आपके पास 5 दिन प्लस 30 दिन 35 दिन का समय बनता है। यानी कि ऐसी रिक्वेस्ट जो है 35 डेज़ में आपको निपटानी पड़ेगी। और हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो हैं वो आरटीआई की रिक्वेस्ट, क्योंकि उनको पता नहीं कहाँ से सूचना मिलनी है कहाँ से नहीं मिलनी, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, किसी को भी लगा देते हैं। कारण ये कि 5 दिन में वो ट्रांसफ़र होगी, वहाँ पे वो डंप नहीं हो सकती। आरटीआई के अंदर स्पष्ट प्रावधान है कि आपको इससे संबंधित नहीं है और गलती से आ गई है तो भी आपको 5 दिन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो दीज आर 5 एडिशनल डेज फॉर दोज 30 + 5 35 डेज हो जाएंगे यदि किसी अन्य सोर्स से आपको आरटीआई आती है। नंबर 2, 4000 से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस को भी ऑथोराइज किया गया है। दे कैन एक्सेप्ट आरटीआई रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड ट्रांसमिट इट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स। तो इसलिए उनके माध्यम से भी आरटीआई आ सकती हैं, तो वहाँ भी आपके पास 30 + 5 35 दिन बन जाते हैं। परंतु यदि उस रिक्वेस्ट में टॉप पे लिखा हुआ है उसने कि ये कंसर्न्स लाइफ एंड लिबर्टी, या आपने पढ़ के देख लिया कि इसमें लाइफ और लिबर्टी से केस बनता है, तो आपको ऐसी आरटीआई जो है 48 घंटे के अंदर अंदर निपटानी होगी। दैट इज़ फॉर द पीआईओ महोदय। दैट मीन्स तुरंत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, जो आप बनाइए उसको भेज दीजिए। अब इसमें लाइफ और लिबर्टी में क्या केसेस आते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में सूचना मांगी गई है, कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, कि इसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या क्या डायग्नोसिस किया गया, इसके एक्सरे वगैरह कहाँ हैं, रिपोर्ट्स कहाँ हैं, वो सारी हमें दो, हम इसको कहीं और ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो ये कंसर्न्स द लाइफ ऑफ ए सिटीज़न। तो ऐसी सूचना हमें 48 आवर्स में देनी पड़ेगी। और लिबर्टी के बारे में, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई आदमी, पुलिस वाले सपोजिंग आते हैं, बिना अरेस्ट वारंट के किसी को उठा के ले जाते हैं, तो इट कंसर्न्स द लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। तो ऐसे मामलों में भी सूचना जो है उत्तर 48 घंटे में देना पड़ेगा। और इसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड करते हुए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि यदि किसी इलाके में सफाई नहीं हुई है तो दैट मीन्स वहाँ एपिडेमिक फैलने की संभावना है। तो दे हैव से इट इज़ आल्सो कवर्ड अंडर द लाइफ एंड लिबर्टी। अगर आप 48 घंटे में नहीं उत्तर दे सकते तो एट दी अर्लीस्ट तो दें, 30 दिन में भले ही ना, 30 दिन तक इसका इंतज़ार ना करें। So you have to evaluate, you have to put yourself in the shoes of the applicant
कि जो सूचना मांग रहा है उसको लाइफ और लिबर्टी में ट्रीट किया जा सकता है या नहीं। और जहाँ पर लाइफ और लिबर्टी का संबंध आ जाए वहाँ आप तुरंत सूचना देने का प्रबंध करें। 48 घंटे में नहीं तो 72 घंटे या इससे थोड़े ज़्यादा लग जाएं, ऐसा प्रबंध करें कि जल्द से जल्द मिल जाए। यहाँ मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा। दिल्ली के अंदर एक एप्लीकेंट ने, ही इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन, उसने एक आरटीआई लगाई कि मेरे बैक पेन हो रहा है और मुझे किस हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट बेड मिल सकता है, इसकी सूचना दीजिए। इट कंसर्न्स माय लाइफ एंड लिबर्टी, मुझे 48 घंटे में उत्तर दें। उन्होंने हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को ये आरटीआई भेज दी। हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने आरटीआई पढ़ने के बाद अपने ही निर्णय से ये तय किया कि ये लाइफ और लिबर्टी का केस नहीं है, 48 घंटे वाला बनता। उन्होंने सूचना देने में 5-7 दिन लगा दिए। विद द रिजल्ट दैट एप्लीकेंट गोज टू ए वेरी फेमस हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, वहाँ जाकर ट्रीटमेंट करा लेता है। वैसे तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, परंतु ही गेट्स ए ट्रीटमेंट इन ए वेल टू डू हॉस्पिटल इन दिल्ली और 60-70 हज़ार का खर्चा आता है। वो खर्चा देने के बाद ही फाइल्स ए कंप्लेंट विद द कमीशन कि मैंने लाइफ और लिबर्टी के अंदर 48 आवर्स में सूचना मांगी थी परंतु मुझे नहीं दी गई। विद द रिजल्ट मेरी बैक पेन बढ़ गई और मैंने फलां हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया और मुझे 60,000 रुपये खर्चा देना पड़ा। कृपया मुझे ये 60,000 रुपये रिफ़ंड किए जाएं। नंबर 1। नंबर 2, मुझे मेंटल टॉर्चर हुआ, मुझे 50,000 रुपया मेंटल टॉर्चर का भी कंपेंसेशन दिया जाए। नंबर 3, जिस अधिकारी ने ये सूचना 48 घंटे में नहीं दी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। एंड टू अवर अटर सरप्राइज ऑल द 3 रिक्वेस्ट वर एक्सेप्टेड बाय द कमीशन। उन्होंने मुआवजा भी दिया, डॉक्टर्स के ऊपर दंड भी डाल दिया। हालांकि डॉक्टर्स ने डिफेंड किया था कि 48 घंटे वाला केस नहीं है, हार्ट पेशेंट नहीं था जिसको 48 घंटे में हम देते, बैक पेन है, ही कुड सर्वाइव, ऐसी बात नहीं है। बट द कमीशन डिड नॉट लिसन टू देम। तो उन्होंने उस पर पेनल्टी भी डाल दी, 50,000 का मुआवजा भी दिया, परंतु एक्सपेंडिचर जो था ट्रीटमेंट का उसको थोड़ा सा कर्टेल कर दिया कि यू आर BPL, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू दिस फैसिलिटी, दिस फैसिलिटी, दिस फैसिलिटी। तो वो थोड़ा सा बिलिंग उनकी कम करके उन्होंने वो भी रिफ़ंड करने का आदेश दे दिया। सो इस प्रकार से RTI की हर रिक्वेस्ट को हमें हैंडल करते समय बड़ा कॉशियस होना पड़ेगा कि किस प्रकार की रिक्वेस्ट है, इसका कैसे रिस्पॉन्स किया जाए। कोई इसका नाम क्या स्ट्रेट जैकेट टाइप कोई आंसर नहीं है हर RTI का कि यही आंसर हर एक को चला जाएगा। देन कम्स अनदर केस जहाँ पर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। मैं RTI लगाता हूँ, मैं किसी से अपने बारे में सूचना नहीं मांग रहा, मैं अपने किसी रिलेटिव के बारे में, किसी अड़ोसी पड़ोसी के बारे में, किसी अधिकारी के बारे में सूचना मांगता हूँ। तो ऐसी सूचना को हम कहते हैं थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जब भी मांगी जाएगी वो जो है उस थर्ड पार्टी को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। यानी कि PIO महोदय हैज़ टू इन्फॉर्म हिम कि आपके बारे में मिस्टर XYZ ये सूचना मांग रहे हैं, क्या मैं दूं या ना दूं। सो विद इन 5 days ही नीड्स टू इशू ए नोटिस टू द थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी को विद इन नेक्स्ट 5 days जवाब देना है कि सूचना आप दे दें या ना दे दें। परंतु यदि उत्तर नहीं देता तो भी हमारे पास समय सीमा है केवल 40 days इन सच केसेस। तो यदि आपको ऐसी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन का कोई केस आ जाता है तो यू नीड टू अप्लाई योर माइंड एंड डिसाइड द मैटर इन 40 days। नेचुरल है, थर्ड पार्टी नहीं चाहेगी
कि उसके बारे में सूचना दी जाए या ना दी जाए। सो सेक्शन 11 ऑफ द आरटीआई एक्ट डील्स विद सच केसेस, और वहाँ पे ये भी प्रावधान है कि द थर्ड पार्टी मस्ट हैव ट्रीटेड दैट इंफॉर्मेशन एज सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल। परंतु जब भी हम किसी दफ्तर में कोई सूचना देते हैं तो हम कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, सीक्रेट रखा जाए, ऐसा नॉर्मली नहीं लिखते। परंतु इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीपीएफ फंड से रिलेटेड कौन है क्या है, इन चीज़ों को सीआईसी ने अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंशियल माना है और देने से इनकार भी करने के लिए कहा है। तो इस प्रकार से हमें अगेन सीआईसी की डिसीजंस को देखने की आवश्यकता पड़ेगी, थर्ड पार्टी में क्या दिया जा सकता है और क्या नहीं दिया जा सकता। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज़ देना उचित हो तो आप दे सकते हैं। एक केस के अंदर किसी ने किसी अधिकारी की प्रॉपर्टी रिटर्न्स की कॉपियां मांगी कि फलाना इंजीनियर है, इसकी मुझे प्रॉपर्टी रिटर्न्स के बारे में कॉपियां दी जाएं, और जब उसको नहीं दी गई तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में चला गया, कहता है आई कैन शो यू द पब्लिक इंटरेस्ट, दिस पर्सन इज ए करप्ट पर्सन एंड ही इज हैविंग लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज बेनामी। अब बेनामी की कौन इन्फॉर्मेशन देगा अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न में? तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि देयर इज सम ग्राउंड, तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन उन्होंने देने के लिए आदेश दे दिए और बाद में यहाँ तक कह दिया कि जितनी भी प्रॉपर्टी रिटर्न्स हैं इनको रादर वेबसाइट पर डाल दीजिए। परंतु कोई भी पढ़ा लिखा आदमी बेनामी प्रॉपर्टी की रिटर्न अपने उसमें नहीं देगा, दैट इज़ बट नेचुरल है। तो इस प्रकार से थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या सूचना मांगी जा रही है, पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं है, उसका उत्तर 40 दिन के अंदर अंदर देना है, उस थर्ड पार्टी को नोटिस भी देना है, उससे कोई जवाब आया तो उसको हियरिंग का भी मौका देना है, बल्कि दोनों पार्टियों को हियरिंग का मौका दें 40 दिन के अंदर अंदर कि इसने सूचना मांगी है और आप क्या कहते हैं, अगर दें या ना दें आपका क्या विचार है, एंड देन ही हैज़ टू गिव हिज डिसीजन कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन और आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, बिकॉज बोथ द पार्टीज हैव गॉट ए राइट टू गो इन अपील। यदि आप किसी के बारे में सूचना दे रहे हैं और आपने दे दी तो उसका अपील का हक ही ख़त्म हो जाता है। आपने सूचना तो प्रोवाइड कर दी, वो क्या बेचारा जाएगा अपील में, हिज अपील बिकम्स इनफ्रक्चुअस। तो इसलिए इंफॉर्मेशन देने से पहले उसको अपील करने का मौका दे दें, और यदि आप सूचना नहीं दे रहे हैं तो जिसको नहीं दे रहे ही कैन गो इन अपील कि मुझे सूचना मांगी थी नहीं दी जा रही। तो इस प्रकार से थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में यू हैव ओनली टू टेक ए डिसीजन वेदर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन और नॉट, एंड देन अवेट फॉर द डिसीजन ऑफ अपील। यदि दोनों में से कोई भी अपील में नहीं जाता तो आप दे दीजिए निर्णय के अनुसार, और यदि वो उनमें से कोई अपील में चला जाता है तो उसके अपील के आने तक का इंतज़ार कीजिए। तो इस प्रकार से थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में आपके पास 40 दिन की समय सीमा है और पब्लिक इंटरेस्ट देखना आवश्यक है। नेक्स्ट कम्स कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज को एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसमें नहीं आती। तो एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन में यही है कि उन्होंने अपने डे टू डे अफेयर्स के बारे में कोई सूचना नहीं देनी, परंतु अगर वहाँ पर कोई बंगलिंग हुई है, विजिलेंस एंगल से कोई केस है या ह्यूमन राइट वायलेशन किया है तो उसकी सूचना उनको देनी पड़ेगी, अदरवाइज दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंटायर वर्किंग। डे टू डे की कोई सूचना नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल रॉ डिपार्टमेंट है तो उन्होंने क्या गैदर किया, किसके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं, किस पे मुकदमा चल रहा है, किस पे नहीं चल रहा, मुकदमे की क्या स्टेज है, दे हैव नथिंग टू प्रोवाइड इट। परंतु अगर उनके डिपार्टमेंट के अंदर कोई विजिलेंस एंगल से कोई केस चल रहा है या कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है
तो उसका जवाब उनको 45 दिन में देना होगा, एंड दैट टू विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट 20-22 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस सूची में इंक्लूडेड हैं. शेड्यूल 2 ऑफ द आरटी एक्ट के अंदर पहले कुछ 18-20 एप्लीकेशन थी, उसके बाद 2-4 और ऐड हो गई, कई 1-2 दोबारा निकल गई. सो दैट शेड्यूल इज़ आल्सो बीइंग अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. कुछ नए इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज ऐड हो जाती हैं, कुछ को एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, कुछ को उसमें निकाल दिया जाता है. तो दैट इज़ अनदर इशू, नॉट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन बट बाय द वे. सो इस प्रकार से हमारे पास समय सीमा है 48 घंटे, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन और 45 दिन. इनका पालन हमें अवश्य करना है. यदि आप सूचना नहीं दे पा रहे तो इनको बता दीजिए, इंटरम रिप्लाई दे दीजिए. अब एक क्वेश्चन और आता है कि कितने क्वेश्चनों का जवाब दिया जा सकता है. आरटीआई रूल्स 2012 में थोड़े से बदले गए. 2005 के रूल्स जो थे उनको 2012 में बदल दिया गया, और 2012 से पहले कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे. परंतु 2012 में कोशिश की गई कि इसके अंदर लिखा जाए कि 500 शब्दों से ज़्यादा आरटीआई एप्लीकेशन ना हो. परंतु उसके बाद नीचे प्रोविजो भी डाल दिया गया है, यदि इससे ज़्यादा की कोई एप्लीकेशन आती है तो उसको रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा. दैट मीन जो आपने ऊपर प्रोविजन बनाया है उसको आपने स्वयं ही नलीफाई कर दिया. तो इस प्रकार से समय क्वेश्चनों की कोई भरमा इसके अंदर कोई अब लिमिट है भी और नहीं भी है. परंतु यदि कोई आदमी ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाता है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हुए उसमें जो क्वेश्चंस का पैरामीटर्स हैं वो 5000 लेटर्स के बाद रुक जाता है. वहाँ पर वो बंद जाता आदमी, वो आपके एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं जाकर टाइप कर सकता. सो इस प्रकार से समय आपके वर्ड्स की लेटर्स की जो लिमिट है वो केवल ऑनलाइन एप्लीकेशंस के अंदर है, और ऑनलाइन का प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, दिल्ली गवर्नमेंट में भी है, और 4-5 और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी है. सारी जगह ये नहीं है अभी तक लगा. तो अदरवाइज क्वेश्चंस की कोई वो लिमिट नहीं है. पीछे एक हमने केस देखा था, यूपीएससी में किसी सज्जन ने 700 क्वेश्चंस का क्वेश्चनर लगा दिया, और हर क्वेश्चन के 2 से 3 पार्ट से, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों. तो ऐसे उनके 2000 से ऊपर क्वेश्चंस बन गए, एंड दे सेड वी कांट रेस्पॉन्ड इट इन 1 मंथ. तो सीआईसी ने कहा कि आप जितने उत्तर दे सकते हैं उतना तो दीजिए, बाकी हम देख लेंगे. सो ऐसी एप्लीकेशन भी आती हैं जहाँ पर हमें इंटरम रिप्लाई देकर भी थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपका उत्तर हम बना रहे हैं और आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दे देंगे. तो ऐसे आरटीआई रिक्वेस्ट को हैंडल करना है कॉमन सेंस अप्रोच से भी. हर चीज़ का जवाब जो है हमारे एक्ट में नहीं लिखा हुआ. इसी प्रकार से जितने अब हमारे पोस्टल ऑर्डर आए हैं, चेक्स आए हैं, बैंक ड्राफ्ट्स आए हैं, इनको इनकैश भी कराना है. और यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड बताता हूँ. मेरे डिपार्टमेंट में 5-6 एप्लीकेशंस आई. अब 6 एप्लीकेशंस की फ़ीस 60 रुपये बनती है. तो कैशियर महोदय कहते हैं सर इसको एनकैश करवा लाएँ, नेचुरल कैश करवाना था. तो 60 रुपये एनकैश करवाने में कैशियर महोदय ने 280 रुपये का टीएडीए का बिल दे दिया. अब बताइए कि 60 रुपये एनकैश करना बेहतर है या 280 रुपये खर्चना. आई रेज दिस क्वेश्चन विद द फाइनेंस बट दे कुड नॉट आंसर बिकॉज ऑडिट इज़ देयर. सो वी हैड टू गेट इट एनकैश्ड. हालांकि एनकैश होने के बाद खर्चा हमारा ज़्यादा हो गया. सो दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, नॉट ऑफ आरटीआई. इसी प्रकार से हमें और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके बारे में एपीआईओ पीआईओ महोदय को सतर्क रहना है.
और उनके ऊपर भी कार्रवाई करना है। ये नहीं कि आरटीआई में नहीं लिखा हुआ इसलिए हमने कार्रवाई नहीं की। आपको एक एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए मटेरियल देना है, आपको हर क्वार्टर कितनी रिक्वेस्ट आई, कितनी में आपने जवाब दिया, कितनी रिजेक्ट की, किस किस सेक्शन में रिजेक्ट की, ये सारी सूचना भी आपको ऑनलाइन उपलब्ध करानी है। सो दीज आर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज वेयर यू कैन टेक द सर्विसेज ऑफ APIO or your dealing hand, etc. So administratively there is lot of other work, circulation of appeals, circulation of decisions, फर्स्ट अपील में मदद करना, सेकंड अपील में अपीयर होना, उसका जवाब बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन यूनाइटेडली बाय द APIO, PIO एंड द डीलिंग हैंड। तो इस प्रकार से ये कहना बड़ा डीमार्केशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि APIO का रोल क्या है, PIO का रोल क्या है। दे हैव टू डू इट जॉइंटली। डीलिंग हैंड का रोल क्या है, एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पर्टिकुलर आस्पेक्ट। तो इस प्रकार से हर डीलिंग हैंड को, असिस्टेंट APIO को, PIO को, नोडल ऑफिसर को, इन सब को मिलजुल कर RTI से रिलेटेड स्टैट्यूटरी फंक्शंस भी करने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी करने हैं और एलाइड ड्यूटीज़ भी निभानी हैं। अब बात आती है समय सीमा के बाद क्या दिया जाए, क्या ना दिया जाए। सेक्शन 8 के अंदर प्रावधान है कि आप 8(1) के अंतर्गत 10 किस्म की सूचना को रोक सकते हैं, जिसमें है सबसे पहला सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। यदि कोई भी सूचना मांगी जाती है एंड दैट कंसर्न द सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, तो वो नहीं प्रोवाइड की जाएगी। कंसर्निंग सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अब किसी सज्जन ने RTI में पूछ लिया कि इंडिया में कितनी फोर्स है और कहाँ कहाँ कितनी लगाई गई है, तो फोर्स बताने में तो शायद हर्ज ना हो और बताया भी गया, परंतु कौन से बॉर्डर पे कितने आदमी लगाए हैं, दैट इज़ अगेंस्ट अवर पॉलिसी। वो हमारे लिए ख़तरनाक हो जाएगा। कौन सा बॉर्डर हमारा जो है ज़्यादा सेंसिटिव है, कौन सा इनसेंसिटिव है। तो वी हैव टू गो बाय द इंफॉर्मेशन सॉर्ट, फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। यदि कोर्ट ऑफ लॉ ने भी कह दिया है कि इस इंफॉर्मेशन को ना दिया जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाता है। यहाँ मैं एग्जांपल दूंगा, लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने गोधरा कांड की एक रिपोर्ट बनवाई, परंतु गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि इट विल नॉट बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। तो थंब रूल है, वट एवर कैन बी गिवन टू पार्लियामेंट कैन बी गिवन टू सिटीजन एंड वाइस वर्सा। तो जब पार्लियामेंट को सूचना नहीं दी जा सकती, हाँ जी, हेलो, तो वो सूचना जनता को भी नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से तीसरा हमारे पास आता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबली। कोई भी सूचना जनता को देने से पहले यदि पार्लियामेंट सेशन में चल रही है तो पहले उसका अनाउंसमेंट पार्लियामेंट में किया जाएगा। इसी प्रकार से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखने के बाद ही पता लगेंगे। सो वी मस्ट नॉट डू एनी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। ये नहीं कि MP साहब को तो हमने सूचना मना कर दी, आपको नहीं देंगे, और वो दे दी किसी एप्लीकेंट को RTI के माध्यम से, दैट बिकम्स ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। देन कम्स कमर्शियल कॉन्फिडेंस एंड ट्रेड सीक्रेट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी के भी बिजनेस सीक्रेट्स जो हैं हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, अदरवाइज उसके बिजनेस में लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल एयरटेल और जियो एटसेट्रा आपस में काफ़ी कंपटीशन में है किस प्रकार से कॉल सस्ती की जाए, और यदि किसी ने करोड़ों रुपए लगाकर कोई रिसर्च किया है तो उसका रिसर्च डॉक्यूमेंट हम 10 रुपये में शेयर नहीं कर सकते, किसी का GTO नहीं बता सकते, किसी का प्रॉफिट क्या है वो नहीं बता सकते, बिकॉज दीज आर कॉन्फिडेंशियल, दीज इफेक्ट दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड सीक्रेट्स। तो इनको देने से मनाही है।
परंतु इसमें एक प्रावधान कर दिया गया है कि यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी ऊपर जो अधिकारी है, वो सेटिस्फाइड हो जाए तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में सूचना दी जा सकती है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो जो है बहुत ही बड़ी अधिकारी है। जैसे स्टेट्स के अंदर गवर्नर्स हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो है स्पीकर और चेयरमैन है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जुडिशल जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, तो इनके परमिशन से दी जा सकती है। पर नॉर्मली इनको केसेस कहीं सबमिट होते भी नहीं हैं। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन फाइडिशरी रिलेशनशिप, यदि कोई सूचना आपको गुड फेथ में दी गई है तो वो भी शेयर नहीं की जा सकती। तो इसमें भी प्रावधान है कि यदि कोई पब्लिक इंटरेस्ट हो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की इजाज़त से दी जा सकती है। दैट मीन्स द फाइल नीड्स टू बी सबमिटेड टू दोज ऑफिसर्स, कि ये देने की संभावना दी जा सकती है। अब आप निर्णय लें, दें या ना दें, बट इट इज़ ए रेयर फिनोमिना। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, यदि हम किसी फॉरेन गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो ये भी सूचना नहीं शेयर की जा सकती, अदरवाइज वो सूचना आपको देना ही बंद कर देंगे। डिस्क्लोजर ऑफ विच में एंडेंजर लाइफ और लिबर्टी, यदि किसी सूचना को प्रदान करने से किसी की जान माल का खतरा हो तो ये भी प्रदान नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, यदि कोई कन्विक्ट किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पर है और दूसरी पार्टी पूछती है कि ये कहाँ है, कौन से वार्ड में है, कौन से बेड पर है, इट कैन नॉट बी शेयर्ड बिकॉज हिज लाइफ इज इन डेंजर। देन कम्स विच इम्पीड्स द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यदि कोई केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है, विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, सीबी इंक्वायरी चल रही है, तो इसके में भी सूचना नहीं दी जाएगी जब तक कि वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती। इसी प्रकार से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई केसेस चल रहे हैं और वो एडवांस स्टेज पर चल रहे हैं तो वो सूचना भी हम प्रदान नहीं करते। देन कैबिनेट पेपर्स, जब तक कि कैबिनेट के ऊपर डिसीजन नहीं हो जा सकता तब तक कैबिनेट पेपर्स भी शेयर नहीं किए जाते, वरना कोई भी जाकर कैबिनेट को काम ही नहीं करने देगा, हर रोज़ जाकर हाई कोर्ट से स्टे ले आएगा, एंड कैबिनेट विल नेवर बी एबल टू डिसाइड द मैटर्स। देन पर्सनल इंफॉर्मेशन विच हैज़ नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक अथॉरिटी, आपके बारे में, मेरे बारे में कोई सूचना मांगे तो पहली बात तो ये थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन बन जाती है, और दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, पब्लिक एक्टिविटी क्या है। अब जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया प्रॉपर्टी रिटर्न वाला, उन्होंने कहा जी ये करप्ट आदमी है, इसके पास बेनामी प्रॉपर्टी है इसलिए हमें चाहिए, तो दैट कुड बी वन ऑफ द ग्राउंड्स। परंतु हम किसी इन ग्राउंड के ऊपर क्या क्या रोकेंगे, क्या क्या नहीं देंगे, एवरीथिंग नीड्स टू बी डिसाइडेड एट आवर लेवल इन ए जुडिशियस मैनर। और नॉर्मली जो है किसी व्यक्ति के अगर कोई मांगता है कि इसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं तो इट इज़ नॉट कॉन्फिडेंशियल, बता दीजिए कि एमए है या नहीं है, ये बीए है या नहीं है, इसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, ये एससी है, एसटी है, ओबीसी है, नहीं है, ये बता दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में बोगस सर्टिफिकेट लेकर भी नौकरियां ले रहे हैं। यदि किसी को डाउट हो रहा है तो लेट इट बी क्लियर्ड, और वो उसको ग्राउंड्स को ला के आपसे बताना चाहता है कि इट इज़ बोगस। पीछे हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक केस हुआ, 14 बच्चों ने बोगस ओबीसी के आधार पर एडमिशन ले लिया, एंड देयर फ्रेंड्स को टेल कि ये तो ओबीसी है ही नहीं, एंड देयर एप्लीकेशन एडमिशन वाज रिजेक्टेड लेटर ऑन। तो इन चीज़ों को देखते हुए, परंतु आपके नॉमिनेशन किसके नाम आपने किया जीपीएफ का, ये कॉन्फिडेंशियल है। बीवी के नाम किया है या मम्मी के नाम किया है या किसी और का नाम किया है, दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल। आपके मेडिकल ट्रीटमेंट की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, परंतु मेडिकल के ऊपर खर्चा कितना हुआ ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है। आपको क्या बीमारी है ये कॉन्फिडेंशियल हो सकती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी सूचना है जो पर्सनलाइज्ड है, उसमें से भी 90% कैन बी प्रोवाइडेड, एंड 5-7% ही ऐसी सूचना है जिनको आप रोक सकेंगे। देन कम्स विच लीड्स टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, यदि कोई सूचना देने से कॉपीराइट की अवहेलना होती है तो वो भी नहीं दी जाएगी। बट कॉपीराइट डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट। आपने कोई स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट बनाई तो उसका कोई कॉपीराइट नहीं माना जाता, परंतु अगर किसी इंडिविजुअल ने बनाई है और आपके पास कॉपी आ गई है तो देन यू कैन नॉट शेयर।
फॉर एग्जांपल किसी ने पीएचडी कर रखी है और दूसरा आदमी उसकी पीएचडी की किताब लेकर उसको नकल मारना चाहता है, इट कम बिकम्स ए केस ऑफ कॉपीराइट। तो यहाँ सूचना नहीं दी जाएगी। परंतु स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर दी आरटीआईज कॉपीराइट। वॉल्यूमिनस इंफॉर्मेशन वो होती है, कोई आदमी कहे जिस दिन से आपका डिपार्टमेंट बना है उस दिन से अब तक कितने मेडिकल क्लेम आए, किस किस ने डाले, किस किस के आए, कितने पास हुए, कितने नहीं पास हुए, यानी कि सारी सूचना पिछले 50 साल की अगर आप बनाने लग जाएंगे तो सारा काम आपका जियोपार्डाइज हो जाएगा। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आरटीआई में सूचना देने का प्रावधान है, परंतु सारे दफ्तर के काम काज को रोकने का प्रावधान नहीं है। इसलिए वॉल्यूमिनस इंफॉर्मेशन जब भी कोई मांगे तो उसको कहिए भैया आकर देख लीजिए कि मेरे पास क्या उपलब्ध है और क्या नहीं है। और यदि आप इन चीज़ों को वायलेट करते हैं तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड पड़ सकता है। और ये हमेशा पीआईओ पर नहीं पड़ेगा, जिस अधिकारी ने भी गफलत की है, जिसके कारण से डिले हुआ है, उसके ऊपर ही ये जाएगा, भले ही वो डीम्ड पीआईओ है या बाबू है या एपीआईओ है, वो उसके ऊपर है। सो इस प्रकार से एपीआईओ, पीआईओ और डीलिंग हैंड को बड़ा ही कॉशियसली काम करना पड़ेगा एंड दे हैव टू कंसिडर कीप इन माइंड द टाइम फ्रेम। और यदि आरटीआई में कोई फीस नहीं देता तो दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज आरटीआई रिक्वेस्ट। फीस के बारे में आपको स्पष्ट कर दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 10 रुपये की फ़ीस है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आगे बिलो पॉवर्टी लाइन से हम कहते थे तुझे डॉक्यूमेंट चाहिए तो पैसे जमा करवा, आरटीआई की एप्लीकेशन फ़ीस 10 रुपये माफ़ है, डॉक्यूमेंट के पैसे माफ़ नहीं है। परंतु 2012 में जो आरटीआई रूल्स बने हैं उसमें सैंपल ऑफ मटेरियल मांगे, कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट मांगे, कुछ भी मांगे, बीपीएल को हर किस्म की फ़ीस भी माफ़ है, एडिशनल फ़ीस भी उससे नहीं ली जा सकती। सो इस प्रकार से ये स्पष्टीकरण 2012 के रूल्स को कृपया ज़रूर पढ़ लें। उसके अंदर ये भी आ गया है यदि पोस्टेज स्टैंप 50 रुपये से ज़्यादा लग जाती हैं उत्तर देने में, आपने उससे कोई सूचना मांगी, आपका खर्चा 50 रुपये से ज़्यादा बन रहा है, तो आप उससे जो है क्या कहते हैं